ओके सो शुरू करते हैं। फरवरी 2025 के हम करंट अफेयर्स कर रहे हैं फॉर द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। सबसे पहला है दैट इज़ अ नक्शा स्कीम। नक्शा स्कीम इट इज़ द नेशनल जियोस्पेटियल नॉलेज बेस्ड लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशंस। तो उसको एसेंशली बनाया नेशनल, एन ए से आया नेशनल, जियोस्पेटियल के से आया नॉलेज बेस्ड, लैंड एस से आया सर्वे एंड अर्बन हैबिटेशन, एच से आया हैबिटेशन। ठीक है, तो बेसिकली इससे रिगार्डिंग ये हमारा दैट इज़ मतलब नेशनल लेवल पे हमें स्पेसिफिक स्पेस वाइज हमें नॉलेज इकट्ठा करनी है, लैंड सर्वे करना है अर्बन एरियाज़ का। तो एक सिटी सर्वे इनिशिएटिव है अंडर हमारे डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के आता है एंड 100% सेंट्रली फंडेड है। इसका मेन एम क्या है कि कॉम्प्रिहेंसिव, एक्यूरेट एंड जियो स्पेटियल एक डाटा बेस कलेक्ट कर पाए अपने अर्बन लैंड रिकॉर्ड्स के बारे में। ठीक है, बेसिक चीज़ें आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, अब बेसिकली ये क्या है? ये बेसिकली हमारी बात करती है कि ये जो स्कीम है स्पेशली लॉन्च की गई है जिससे कि हम प्रोवाइड करवाए वेलफेयर ऐसे लोगों का एंड ऐसे एरियाज़ का जिनको इफेक्ट हुआ है, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट उन पर पड़ा है माइनिंग रिलेटेड ऑपरेशंस के कारण। ये बात करता है डेवलपमेंट वेलफेयर प्रोजेक्ट्स एंड प्रोग्राम्स को माइनिंग, मतलब जो भी हमारे प्रोग्राम्स है वेलफेयर के वो वहाँ तक पहुँच पाए, हम मिनिमाइज कर पाए जो भी एडवर्स इफेक्ट रहा है माइनिंग का, एंड इंश्योर कर पाए कि वहाँ पे लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल लाइवलीहुड मेंटेन रहे। इसको इम्प्लीमेंट किया हमारे डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ने। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन हमारे मिनरल एंड माइंस एंड मिनरल एक्ट के तहत इस्टेब्लिश हुई है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में ही होती है। ठीक है, मेनली एक ट्रस्ट है, एनपीओ टाइप है, जो हमारे क्या करती है, ध्यान रखती है इंटरेस्ट एंड बेनिफिट ऑफ द पर्सनस जिन पे भी इफेक्ट आया हमारे माइनिंग का, बेसिक चीज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेवा भोज योजना सेंटर की स्कीम है ना। ये सपोर्ट करती है चैरिटेबल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस डिस्ट्रीब्यूटिंग फ्री फूड टू पीपल। तो सेवा से याद रखो, सेवा की तौर मतलब फ्री, एंड भोज लाइक खाना। तो खाना कौन देता है हमारे, आपको पता है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से चैरिटेबली देते हैं। तो उसको सपोर्ट करने के लिए स्कीम है, सेंटर की है। इस पर बेसिकली है क्या कि इनके ऊपर जो CGST IGST लगता है परचेज ऑफ द रॉ फूड आइटम्स को, वो एलिजिबल है कि आप रीइम्बर्स करा सकते हो, मतलब वापस आपको टैक्स मिल जाएगा, टैक्स का पैसा। इसके लिए आपको क्वालिफिकेशन क्या है कि एटलीस्ट आप 5,000 लोगों को पर मंथ खाना खिला रहे हो पिछले 3 साल से। ये इसमें मेन क्या है। ठीक है, नाउ बात करते हैं इनिशिएटिव्स की। तो सबसे पहला है डीप ओशन मिशन। तो एक्सप्लोर करने के लिए डीप ओशन को फॉर रिसोर्सेज के लिए एंड डेवलप करने के लिए डीप सी टेक्नोलॉजीज़ को जिससे कि सस्टेनेबल यूज़ हो पाए ओशन रिसोर्सेज का, हम इस मिशन को लेके आए हैं। एंटायर जो इनिशिएटिव है, खास बात यह है कि इसको हम इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी से यूज़ मतलब का इस्तेमाल हम इसमें करेंगे, डेवलप एंड मैन्युफैक्चर एंटायरली, मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जो इंडिया में डेवलप हुई हैं, इंडिया में मैन्युफैक्चर हुई हैं एंटायरली। अभी न्यूज़ में क्यों है, तो एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने 4th जनरेशन डीप ओशन ह्यूमन साइंटिफिक सबमर्सिबल निकाला है, मत्स्य 600 जिसको हम कह रहे हैं 6000 सॉरी। ठीक है, इसमें बेसिकली 3 ह्यूमंस भी बैठ के जा सकते हैं और ओशन एक्सप्लोरेशन की कैपेबिलिटीज़ हैं। दैट इज़ वाई न्यूज़ में है, हमें पता होना चाहिए था डीप ओशन मिशन। आगे बढ़ते हैं, रीस्ट्रक्चर नेशनल बैम्बू मिशन। तो बेसिकली ये भी सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है और नाम से पता चल रहा है जनरली एक नेशनल बैम्बू मिशन था कि बैम्बू की प्रोडक्शन को बढ़ाना है, एरिया अंडर द कल्टीवेशन ऑफ बैम्बू उसको बढ़ाना है, उसको रीस्ट्रक्चर, उसमें थोड़ा बदलाव किया गया है। सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ बैम्बू सेक्टर के लिए सॉरी। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो एरिया अंडर द बैम्बू प्लांटेशन है नॉन फॉरेस्ट गवर्नमेंट में एंड प्राइवेट लैंड्स में वो इंक्रीज़ हो एंड कंट्रीब्यूट हो क्लाइमेट चेंज में। इसकी जो अवेलेबिलिटी है रॉ मटेरियल की, रिक्वायरमेंट ऑफ इंडस्ट्री, वो भी हमारी मतलब एक तो क्लाइमेट चेंज में भी हेल्प कराएगा, साथ में जो इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल का काम भी करेगा। अब इसमें जो फंडिंग है वो थोड़ी अजीब सी, लाइक ऑलमोस्ट सारी स्टेट्स में नॉर्थ ईस्ट एंड हिली स्टेट्स को छोड़ के 60-40 है, नॉर्थ ईस्ट एंड हिली स्टेट में 90-10 है एंड 100% यूटी के केस में है। बैम्बू की बात करो तो एक वर्सेटाइल क्रॉप, मतलब उसके काफ़ी यूज़ हैं, डिफरेंट वेज है इसको हम यूज़ कर सकते हैं, वुड, बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, हैंडीक्राफ्ट, पेपर। इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट कल्टिवेटर ऑफ बैम्बू है आफ्टर द चाइना। बैम्बू आइडल भी है हमारे, लेकिन जैसे डिग्रेडेड सॉइल के ऊपर उसको रिहेबिलिट भी करा सकते हो। एडिबल बहुत सारे बैम्बूज को आप खा भी सकते हो, और ध्यान रखना एक माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस की कैटेगरी में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एनवायरनमेंट पे। एल्गल ब्लूम, तो एल्गल ब्लूम का मतलब क्या होता है, इट्स मीन कि रैपिड इंक्रीज हो जाना पॉपुलेशन ऑफ अ एल्गी एक वाटर बॉडी में, ऑफन जो होती है बिकॉज ऑफ द एक्सेस न्यूट्रिएंट। एल्गी क्या है, एक प्लांट लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या ऑर्गेनिज्म है जो हमारी वाटर में रहता है।
ये प्रोसेस जिसकी वजह से अलगल ब्लूम होता है प्रोसेस, उस प्रोसेस का नाम है यूथ्रोफिकेशन। एल्गी ग्रो करता है एक्सेसिवली एंड इवेंचुअली डिकम्पोज, ग्रो करेगा बहुत ज़्यादा और फिर डिकम्पोज भी होता है। और जब वो डिकम्पोज होता है तो उसके चलते ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और ऑक्सीजन लेवल क्या हो जाता है, डिक्लाइन हो जाते हैं, लीडिंग टू हाइक्सोफिया दैट इज़ डेड जोन, और बहुत ज़्यादा मैराइन एनिमल्स मर जाते हैं इसके कारण। ऑक्सीजन डिप्लीशन से ये रिजल्ट होता है कि मैराइन लाइफ का लॉस होता है, बायोडाइवर्सिटी रिड्यूस होती है, डिस्टर्ब हो जाता है हमारा पूरा फूड चेन। अभी न्यूज़ में इस कारण से है बिकॉज सेवरल रिसेंट स्टडी ने बताया है कि सेवरल एल्गल ब्लूम इन लेक्स एस्केलेट ग्लोबल वार्मिंग, मतलब वो क्या कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग का भी कारण बन रहे हैं। लेक में जो फाइटोप्लैंक्टन सिक्वेस्टर एटमॉस्फेरिक CO2, मतलब जो हमारे फाइटोप्लैंक्टन होते हैं, प्लांट्स होते हैं, वो CO2 के अपने आप अंदर ले लेते हैं एंड स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बायोमास ऑर्गेनिक कार्बन। हाउएवर लेकिन स्मॉल फ्रैक्शन ही हमारा जो है रिमेन रह पाता है, वाइल जो बाकी है वो हमारा रिसाइकल होकर बाद में एटमॉस्फेयर में चला जाता है। ठीक है, सो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यूट्रोट्रॉफिक लेक्स क्या है, एमिटर्स ऑफ द ग्रीन हाउस गैस है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, चिलिका लेक हमारी उड़ीसा में है, लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है हमारी लगून इन एशिया में, सेकेंड लार्जेस्ट कोस्टल लगून है वर्ल्ड का, लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड है ऑफ माइग्रेटरी वाटरफॉल। वाटरफॉल इज़ अ काइंड ऑफ अ बर्ड जो माइग्रेट होकर आती है विंटर में, उसके लिए सबसे बड़ा ये ग्राउंड है। मिलियन माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे एनुअली आती हैं। ये लेक है इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फ्यू प्लेसेज जहाँ पे इरावाडी डॉल्फिन को आपका नेचुरल हैबिटेट है, मतलब वहाँ पे रहती है इरावाडी डॉल्फिन। फर्स्ट इंडियन वेटलैंड है जिसको हमने डेजिग्नेट किया था रामसर साइट में। फर्स्ट ऐसा एशियन वेटलैंड है जो कि रिमूव हुआ है फ्रॉम द मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। चिलिका डेवलपमेंट अथॉरिटी भी स्पेसिफिकली इसके लिए बनाई गई है। ठीक है, अभी न्यूज़ में क्यों है, बिकॉज इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट जो है वो अर्ज कर रहे हैं, गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि आप ऑलिव रेडली टर्टल चिलिका लेक को लीगल एंटिटीज़ बना दो। तो ऑलिव रेडली टर्टल्स प्लस में इरावाडी डॉल्फिन प्लस में बहुत सारी बर्ड्स के लिए क्या है, फेमस है ये जगह। ठीक है, बैकग्राउंड क्या है कि अप्रोच किया गया है टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट बाय गिविंग दैम, तो वो कह रहे हैं कि भाई आप बिकॉज ज़्यादा प्रोटेक्शन देनी है, दैट इज़ वाई सबको लीगल एंटिटी बना दो। न्यू एडिशन टू रामसर साइट, तो 4 साइट्स हैं, 2 तमिलनाडु में, एक झारखंड में और एक हमारा सिक्किम में, वो ऐड हुई हैं। तो हमारी हैं साकारा कोटाई बर्ड सेंचुरी, थेराथंगुल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, केचोपालरी सिक्किम एंड उदवा लेक झारखंड। सिक्किम एंड झारखंड की पहली रामसर साइट्स आई हैं आज। कंट्री में अब मोस्ट रामसर साइट हो गई है पूरी एशिया में, तो एशिया में सबसे ज़्यादा जो रामसर साइट है वो इंडिया में है एंड थर्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ सच साइट हमारी वर्ल्ड में है। तमिलनाडु जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूके में भी है, यूनाइटेड किंगडम, ये भी ध्यान रखना, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर साइट है इंडिया में अगर हम देखोगे तो। तमिलनाडु साकाराकोत ताई सेंचुरी, थेरथ अंगुल, केचोपालरी, उदवा लेक। तो ये तुम्हारी नॉर्मल है, सिंपल। ये फ्रेश वाटर लेक है बिकॉज सिक्किम में ऑफकोर्स हिमालयाज़ के पास है तो फ्रेश वाटर लेक होगी। उदवा लेक हमारी बेसिकली 2 लेक से बनी हुई है, दैट इज़ अ पथूरा लेक एंड बारेल लेक, है ना। पथूरा लेक एंड बारेल लेक और राजमहल हिल्स भी इसके आसपास देखने को मिलते हैं। इन चारों का नाम लिख लेना पॉज करके, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, परम बीकूलाम टाइगर रिजर्व, बेसिकली हमारा एक टाइगर रिजर्व था ऑलरेडी केरला में, पार्ट ऑफ द नीलगिरीज में। हमने इसका नाम बदल के अब ये कर दिया है, किसके बेसिस पे, रिवर एक फ्लो करती है वहाँ से, पेरम्बिकुलाम रिवर, जो कि यहाँ से फ्लो करती है, दैट इज़ वाई। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमारी गैशियस एयर पोल्यूटेंट है, ध्यान रखना एयर पोल्यूटेंट है, एसिडिक है, ठीक है, एंड कोरोसिव भी है, काफ़ी ऑक्सीडाइजिंग भी है और रिएक्टिव भी ये काफ़ी रहता है। एसिडिक, रिएक्टिव, कोरोसिव, ठीक है। ये प्रोड्यूस होता है नेचुरली लाइटनिंग के थ्रू एंड माइक्रोबियल प्रोसेस इन सॉइल, जब सॉइल में माइक्रोब्स अपना कुछ प्रोसेस करते हैं तो भी प्रोड्यूस होता है। फॉर्म व्हेन फॉसिल फ्यूल्स बर्न एट हाई टेम्परेचर, ये नेचुरली था, लेकिन जब हम फॉसिल फ्यूल्स को भी बर्न करेंगे तब भी ये प्रोड्यूस होता है। इसका मेन इम्पैक्ट क्या रहता है, तो स्ट्रेस डालता है प्लांट की लाइफ में, ओजोन की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है, एज वेल एज पार्टिकुलेट मैटर को भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है, मतलब एक पोल्यूटेंट है, ध्यान रखना। फ्लोरा एंड फौना, घड़ियाल, फ्रेश वाटर एक क्रोकोडाइल स्पीशी है जो आपको जनरली ऑफकोर्स फ्रेश वाटर में मिलेगी, प्राइमरीली क्या खाती है, फिश खाती है। ये हमारी इंडिकेटर स्पीशीज़ हैं जो हमारी हेल्दी रिवर इकोसिस्टम को बताती है, ठीक है, मतलब हेल्थ बताती है, ठीक है,
जोग्राफिकली अगर आप देखें तो इंडिया और आसपास के देश जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इन सब में पाई जाती है। इंडिया में अगर आप देखोगे तो ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा में पाई जाती हैं, ठीक है, जैसे सबसे फेमस चंबल रिवर है, गिरवा रिवर है, ये दोनों इंडिया में बहती हैं। तो चंबल एंड गिरवा दोनों का नाम लिख लेना है। राप्ती, नारायणी और भी रिवर है हमारे नेपाल में, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। अगला है लेदरबैक टर्टल्स, लार्जेस्ट टर्टल्स इन द वर्ल्ड है, सबसे बड़े हैं, देख सकते हो शेप में कितने बड़े हैं। ओनली स्पीशीज़ हैं जो लैक करती है स्केल्स एंड हार्ड शेल इसके पास होता है, स्केल्स नहीं है लेकिन हार्ड शेल्स हैं। इसकी जो डाइट है जनरली वो जेली फिश को खाती है या फिर सॉफ्ट बॉडेड इन्वर्टिब्रेट्स, मतलब ऐसी चीज़ों को खाती हैं जो सॉफ्ट होते हैं। वन ऑफ द मोस्ट माइग्रेटरी सी टर्टल्स है, माइग्रेशन वगैरह भी करते हैं। डीपेस्ट डाइंग मेराइन एनिमल है, मतलब काफ़ी डीप तक भी ये समुद्र में जाते हैं। फाउंड इन ऑल द ओशंस मिलते हैं एक्सेप्ट आर्कटिक एंड अंटार्कटिक में, उसको छोड़ के, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। बिकॉज विद इन इंडियन ओशन में 3 जगह मिलते हैं, इंडोनेशिया, अगर मैं ऐसे बनाऊँ तो यहाँ पे श्रीलंका, अंडमान निकोबार एंड इंडोनेशिया, 3 जगह पे ट्रायंगल टाइप बन गया ना। और ये वल्नरेबल, ध्यान रखना, ऊपर वाले क्रिटिकली इंडेंजर्ड थे घड़ियाल, ये हमारी लेदरबैक टर्टल्स क्या है, वल्नरेबल है। कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, तो ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कैप्चर करती है कार्बन डाइऑक्साइड को एट अ सोर्स ऑफ एमिशन बिफोर इट इज़ रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर, मतलब CO2 को बाहर निकलने से पहले ही उसको जहाँ से वो निकल रही है वहाँ पे उसको कैप्चर कर देना, उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट करना, जिस जगह पे उसको स्टोर करना वहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, फिर स्टोर कर देना। स्टोर जनरली किया जाता है इन जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस में, ऐसी जगह पे जो ज्योग्राफी ने खाली छोड़ी है, जैसे कि डिप्लीटेड ऑयल एंड गैस फील्ड है या फिर डीप सेलाइन एक्वाफायर्स हैं, वहाँ पे छोड़ देना। बेनिफिट्स क्या हैं इसके, तो ऑफकोर्स हमारे एटमॉस्फेरिक CO2 के लेवल्स को स्टेबलाइज कराएगा, एनर्जी सिक्योरिटी में भी कंट्रीब्यूट करेगा कि हम कंटिन्यू यूज़ कर सकते हैं हमारे फॉसिल फ्यूल रिसोर्सेज को, एंड कॉस्ट सेविंग एनवायरमेंटल भी इसके बेनिफिट्स हैं ही हैं, ठीक है। बाकी जो कार्बन कैप्चर करा आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, है ना, यूज़ कर सकते हो, उससे आप प्रोड्यूस कर सकते हो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को एंड इंडस्ट्रियल अदर प्रोसेसेस को, टर्न कर सकते हो CO2 को प्लास्टिक में, बिल्डिंग मटीरियल्स में, फ्यूल्स में, इन सारी चीज़ों में, तो हेल्पफुल है, ठीक है। आगे बात करते हैं एग्रीकल्चर में, दैट इज़ रेप सीड मस्टर्ड। तो रेप सीड क्या है, मस्टर्ड है, ये हमारी ऑयल रिच सीड्स होते हैं और काफ़ी इसेंशियल है इंडिया की ऑयल सीड प्रोडक्शन सिस्टम में। राबी या विंटर क्रॉप हम इनको कहते हैं। तो क्लाइमेटिक कंडीशन समझ ही जाइए कि 10 से लेकर 25 डिग्री तक चाहिए होगा इनको, मॉडरेट रेनफॉल एंड लूमी टू सैंडी सॉइल, लूम सॉइल्स चाहिए होंगी। इंडिया 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर कनाडा एंड चाइना, तो दोनों CC हमसे निकल आ गए हैं रेप सीड में। मेजोरिटी आपको पता है राजस्थान में उगाए जाते हैं, देन हरियाणा में, ठीक है। वाई इज इन न्यूज़ में क्यों है, एरिया सोन अंडर रेप सीड एंड मस्टर्ड हैज़ रिड्यूस्ड इन इंडिया। जो एरिया है हमारा वो क्या हो गया है, जो भी वो क्या हो गया है, कम हो गया है, इस चीज़ का ध्यान, इसलिए न्यूज़ में है। इकोनॉमी, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, बेसिकली हमारा इंडिकेटर है जो मेजर करता है शॉर्ट टर्म चेंजेस क्या है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ बास्केट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, मतलब कुछ सर्टेन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट को एक बास्केट में अगर डाल दो तो उसकी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन में कितना स्मॉल चेंज आया है वो बताती है। माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रिसिटी ने बताया कि फॉल हुआ है। ये कंपाइल्ड एंड पब्लिश हर महीने होता है बाय NSO, ध्यान रखना हर महीने हो रहा है NSO के थ्रू। करंट जो इसका बेस ईयर है वो 11-12 है। इसमें 8 कोर इंडस्ट्रीज आती हैं जो 40% ऑफ द वेट ऑफ द आइटम्स जो भी इंक्लूडेड हैं IAP उसका कंटेन करती हैं, जिसमें हमारा आता है कोल, क्रूड ऑयल एंड सीमेंट CC, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, स्टील एंड इलेक्ट्रिसिटी। रिफाइनरी का सबसे ज़्यादा है, फिर इलेक्ट्रिसिटी का है, एंड उसके बाद सीमेंट का है, तो सॉरी स्टील का है 3rd पे, तो वॉल्यूम का भी ध्यान रखना। DICGC ये डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है, एक होली सब्सिडरी ऑफ द RBI है, मतलब RBI का एक छोटा सा पार्ट टाइप है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बनी है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रोटेक्ट करना है स्मॉल डिपॉजिटर्स को फ्रॉम द रिस्क ऑफ लूजिंग देयर सेविंग्स, की जो बैंक के साथ पैसा रखा है वो डूब ना जाए। प्रीमियम जो एक इंश्योरेंस टाइप है, इसकी प्रीमियम को कौन बॉन्ड करेगा, इंश्योर्ड बैंक करता है। इसका हेड ऑफिस मुंबई में है। बैंक जो कवर्ड हुए हैं वो सारे कमर्शियल बैंक्स हैं, लोकल एरिया बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, जिनको भी लाइसेंस RBI दे रही है बेसिकली। कौन कौन से इंक्लूड नहीं हो रहे हैं, तो दैट इज़ जैसे कि डिपॉजिट किसी फॉरेन गवर्नमेंट का, डिपॉजिट हमारी किसी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का, इंटर बैंक डिपॉजिट है ना, एनी अमाउंट ड्यू ऑन अकाउंट ऑफ एंड डिपॉजिट रिसीव आउटसाइड इंडिया, जो आउटसाइड इंडिया के बाहर से रिसीव हो रहा है, एनी अमाउंट स्पेसिफिकली एग्जम्प्टेड बाय कॉर्पोरेशन विद प्रीवियस अप्रूवल, कोई और भी अमाउंट हो सकता है जिस पे RBI का अप्रूवल हो चुका है। ईच डिपॉजिटर जो भी इंश्योर्ड होता है उसको मैक्सिमम 5 लाख तक का उसको इंश्योर्ड किया जाता है, उसके पैसे को क्या कवर्ड नहीं है। तो
NBFCs कवर नहीं होते, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स भी नहीं होती है, म्यूचुअल फंड, स्टॉक एंड बॉन्ड्स भी नहीं होते, ध्यान रखना इस चीज़ को। सिर्फ बैंक के पास रखा हुआ पैसा है, म्यूचुअल फंड्स वगैरह तो अलग चीज़ हो जाती है ना। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ऑफ कोर्स ये भी नहीं, क्रिप्टो करेंसीज भी नहीं, बैंक के पास रखा हुआ पैसा। आगे बात करते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स क्या होते हैं। देखिए इसमें कुछ नहीं है, जो एक पर्सन होता है ना वो मल्टीपल कंपनीज़ के शेयर्स को खरीदता है। मतलब वो जहाँ पैसे लगाता है ना वहाँ एक कंपनी का शेयर नहीं होता है। जैसे कि हमारा निफ़ी है, उसमें बहुत सारे कंपनीज़ के शेयर्स हैं, तो कुछ इस तरीके से उस मार्केटेबल सिक्योरिटी जो कि ट्रैक्स करते हैं इंडेक्स को, लिस्टेड एंड ट्रेडेड इसको स्टॉक एक्सचेंज पे करते हैं कॉमन स्टॉक की तरह। एडवांटेजेस क्या है, एक्सपोजर टू पार्टिकुलर मार्केट और अ सेगमेंट ऑफ इट, कि काफ़ी मतलब पूरा एक्सपोजर सिर्फ एक कंपनी का ना मिलके बहुत एक पार्ट ऑफ द मार्केट का मिल जाता है। फीस भी कम रहती है एंड पैसिव मैनेजमेंट, मतलब ईजी टू मैनेज है थोड़ा सा, ओनली माइनर एंड पीरियोडिक एडजस्टमेंट्स आपको करनी पड़ती हैं। ठीक है। नॉन टैरिफ मेजर्स, UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट ने डिफाइन करा है नॉन टैरिफ मेजर्स को कि एक तरीके की पॉलिसी है, मेजर्स हैं जो अदर देन ऑर्डिनरी कस्टम, मतलब एक तरह से टैक्स नहीं लगाएंगे, उसके अलावा चीज़ें हैं जो पोटेंशियली इकोनॉमिक इफेक्ट डाल सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड पे। अभी इसके एग्जांपल जैसे कि सैनिटरी एंड फोटो सैनिटरी मेजर, ये अप्लाई होते हैं टू प्रोटेक्ट करने के लिए ह्यूमन और एनिमल लाइफ को फ्रॉम द रिस्क, है ना। तो जैसे कि कोई चीज़ है, मैं बोलती हूँ कि ये ना ये कॉज कर सकती है मेरे लोगों को, दैट इज़ वाई मैं इसको इम्पोर्ट नहीं करूँगी, समथिंग लाइक दैट। टेक्निकल बैरियर्स भी हो सकते हैं, कोई टेक्निकल रेगुलेशन भी, आप हमने तो बोला था कि इतने ही मीटर की वाटर चाहिए, मतलब एक तरह से समझिए कूलर हम इम्पोर्ट कर रहे हैं तो उस कूलर में इतने वॉट की वाटर चाहिए, अब ये नहीं है तो उसको हम रिजेक्ट कर देंगे, इस तरीके से। ठीक है। और भी बहुत अलग अलग तरीके से कोटा प्रोविजंस हैं, क्वालिटी कंट्रोल हो सकता है, तो अलग अलग मेजर्स होते हैं। बात करते हैं UNCTAD क्या है, एक परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है जो UN के अंडर आती है, इसके हेडक्वार्टर हमारी स्विट्जरलैंड जिनेविया में, ध्यान रखना। सपोर्ट करती है डेवलपिंग कंट्रीज़ को टू एक्सेस द बेनिफिट ऑफ ग्लोबलाइज इकोनॉमी मोर फेयरली एंड इफेक्टिवली, कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को, मतलब ये है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ और फिर डेवलप कंट्रीज़ में जाएंगे तो वो ऐसे बहाने बनाएंगे और उनके सामान को इम्पोर्ट नहीं होने देंगे, तो इस चीज़ से प्रोटेक्शन दिलाती है। रेगुलेशंस की बात करूँ तो आपको पता ही है इसको गवर्न कौन करता है, हमारे WTO करता है। एग्रीमेंट ऑन सैनिटरी एंड फोटो सैनिटरी मेजर के थ्रू एंड एग्रीमेंट ऑन टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड के थ्रू, तो कुछ कंडीशंस वगैरह हैं इसके तहत, तो ऐसे रेगुलेट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस पे। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो ये बेसिकली हमारा एक स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव था जो अनाउंस हुआ था हमारे 2023 में G20 समिट के दौरान हुआ था, जो कि इन्हेंस करने की बात करता है इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन को एंड कनेक्टिविटी को बिटवीन एशिया, मिडल ईस्ट एंड यूरोप के बीच में चीज़ों को बेटर करना है। इंडिया मतलब एशिया, मिडल ईस्ट एंड यूरोप। ये ऑल्टरनेटिव था चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का। अभी न्यूज़ में क्यों है, बिकॉज इंडिया एंड फ्रांस ने एग्री करा है टू वर्क क्लोजली, हम करेंगे इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये सारी जगहें एक बार पॉज करके लिख लेना है। इंडिया में से जाएगा, मुंबई से जाए, गुजरात से जाए, UAE में जबल अली जाएगा, फिर UAE में अल गू वाइफत जाएगा, फिर उसके बाद हरात, फिर रियाद, फिर उसके बाद अल हदीता, फिर हाइफा इसराइल में। अच्छा ये जॉर्डन में भी जा रहे हैं, यहाँ पे बीच में जॉर्डन भी है, ध्यान रखना। उसके बाद हमारा ये ग्रीस जाएगा इस तरीके से, पेरियस ग्रीस करके, ठीक है, इसको बना लेना। इसराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट, तो भी थोड़ा सा बहुत बैकग्राउंड बता रखा है कि सबसे पहले क्या था कि ब्रिटेन कंट्रोल ले लेता है इस जगह का जब वर्ल्ड वॉर 1 के बाद, तो लैंड को इनहेबिट करते हैं फिर कुछ जूइश माइनॉरिटी, कुछ अरब मेजॉरिटी यहाँ पे लोग रहते हैं। टेंशन्स होती है दोनों लोगों के बीच में, है ना। एंड टास्क ऑफ, तो ब्रिटेन क्या कहता है, टास्क देता है एस्टेब्लिशिंग अ नेशनल होम इन पैलेस्टीन फॉर जूइश पीपल। वो कहता है कि देखो ठीक है, ये जो एरिया है मैं इसमें से कुछ एरिया हम अपना जूइश पीपल के लिए रख दूंगा, कुछ ऐसा होता है। UN फिर वोट करता है पैलेस्टीन के लिए टू स्प्लिट इनटू सेपरेट जूइश एंड अरब स्टेट, है ना। वहाँ पे वोटिंग वगैरह होती है और बोला जाता है कि 2 कंट्री में बांट देते हैं और फिर एक जो है सिंगल कैपिटल रहेगी जेरूसलम। प्लान एक्सेप्ट जूइश तो कर लेते हैं लेकिन अरब नहीं करते। अब मेजर इशू क्या है, जो जेरूसलम है वो हर्ट है हमारे इसराइल एंड फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट का, बिकॉज वो तीनों के लिए पूजनीय है, सेक्रेड है टू जूज, मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस। फिर आगे इसके चलते वॉर होता है, अरब इसराइल वॉर कहते हैं जिसको, ठीक है। तो 6 डे अरब इसराइल वॉर, फिर इसराइल का जो पार्लियामेंट वो डिक्लेयर कर देता है टेरिटरी हैज़ बीन एनेक्स टू इसराइल, ठीक है। मतलब 1946 में इस तरीके के कुछ हालात थे। ये हमारे जूइश लैंड था, वाइट कलर से जो दिख रहा है। उसके बाद क्या हो जाता है, UN का पार्टीशन प्लान आता है जिसको हमारे ये मान लेते हैं इसराइल, इस तरीके से। उसके बाद हमारा वॉर वगैरह होती है और वॉर के चलते वो काफ़ी एरिया कैप्चर कर लेते हैं, देख सकते हो।
ठीक है बस। और आज का टाइम आप देख ही सकते हो, तो ये हमारे एरियाज़ हैं जहाँ पे हमारी फ़लस्तीन है, बाकी सब में इसराइल रहता है। ठीक है, अब 2 स्टेट सोल्यूशन दिया गया था। 2 स्टेट मतलब 2 सेपरेट स्टेट बन जाएंगी इसराइल एंड फ़लस्तीन के लिए, और अपना आराम से रहना, और जेरूसलम एक हमारी शेयर्ड कैपिटल हो जाएगी। लेकिन माना नहीं, और फिर लड़ाई वड़ाई होती रहती है इनकी। बेसिक चीज़ थी, कुछ खास नहीं। अब ये नक्शा देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसराइल बॉर्डर्स। ठीक है, तो हमारा इसराइल है, पूछ लेंगे किस किस से बॉर्डर लग रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जॉर्डन से लग रहा है, फिर वहाँ पे सीरिया से लग रहा है, यहाँ पे लेबनान से लग रहा है, यहाँ पे मेडिटेरियन सी है, यहाँ पे इजिप्ट, और यहाँ पे रेड सी है। इन तीनों का ही लिख लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारा गाज़ा है, यहाँ पे हमारा वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक, और इसकी दैट इज़ इसराइल की कैपिटल में जेरूसलम है। ठीक है, अब न्यूज़ में क्यों है, बिकॉज जो सीज़ फायर जो है वो बिटवीन इसराइल एंड हमास में चल रही थी, टू ब्रिंग एन एंड ऑफ द ऑनगोइंग, वो मतलब ख़त्म होने वाला, मतलब ख़त्म हो चुकी है आफ्टर 15 मंथ्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट के बाद। हमास जो है वो एक मिलिटेंट पैलेस्टीन नेशनलिस्ट एंड इस्लामिस्ट मूवमेंट थी, जिसने डेडिकेट थी कि हम अपना इंडिपेंडेंट इस्लामिक स्टेट बनाएंगे। एंड हमास बस बेसिक चीज़ है ना, यहाँ पे गाज़ा स्ट्रिप में रहती है, बेसिक चीज़ है। अदर नोटेबल टॉपिक्स लिख लेते हैं। हेग सर्विस कन्वेंशन, बेसिकली जो कन्वेंशन है मल्टीलैटरल है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि स्ट्रीमलाइन एंड स्टैंडर्डाइज करना है, मतलब एक स्टैंडर्ड में लाना है जो प्रोसेस है सर्विंग करने का, जुडिशियल एंड एक्स्ट्रा जुडिशियल डॉक्यूमेंट, जो भी जुडिशरी वाले डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अक्रॉस इंटरनेशनल बॉर्डर कैसे वो आएंगे जाएंगे, सिविल कमर्शियल मैटर किसी भी चीज़ में, तो वो किस तरीके से उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, तो उससे रिगार्डिंग बात करता है। इंश्योर करता है जो पार्टीज़ हैं इंटरनेशनल डिस्प्यूट में वो रिसीव करे प्रॉपर नोटिस ऑफ लीगल एक्शन की, वो प्रॉपर तरीके से काम हो। इस्टेब्लिशिंग क्लियर रूल से इस्टेब्लिश करता है और हेल्प करता है सेफगार्ड करने में राइट ऑफ डिफेंडेंट्स और रिसिपेंट्स को, ठीक कुछ अधिकार देता है। इसमें इंडिया भी बहुत सारी पार्टीज हैं, उसमें से इंडिया भी है, तो ध्यान रखना, बस इतना ही था। ऑर्गेनाइजेशन, बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारी एक यूनिक रीजनल फिशरीज़ बॉडी है, फिशेज से रिगार्डिंग है। ये स्पेसिफिकली असिस्ट करती है मेंबर कंट्रीज़ को कि कैसे इंक्रीज़ किया जाए लिवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ एंड कैसे इंप्रूव किया जाए क्वालिटी ऑफ लाइफ स्मॉल स्केल आर्टिसनल जो फिशर फॉल्क है हमारे बे ऑफ बंगाल रीजन में। करंट मेंबर्स आप देखोगे तो बांग्लादेश है, इंडिया है, मालदीव है, श्रीलंका है। ठीक है, तो याद रखना बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव एंड श्रीलंका। ठीक है, बांग्लादेश इंडिया तो बेसिक है, मालदीव भी है, श्रीलंका भी है, और कोई नहीं है, ध्यान रखना। 4 जो इंडोनेशिया वगैरह है वो कोऑपरेटिंग नॉन कॉन्ट्रैक्टिंग मेंबर्स है, तो उनका हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, इन चारों का ही ध्यान देंगे। ये मैप भी बन रहा है इससे रिगार्डिंग, है ना। ये हमारा दैट इज़ श्रीलंका है, ये हमारा बांग्लादेश, इंडिया, और ये हमारा मालदीव है। अब न्यूज़ में क्यों, क्योंकि इंडिया ने अभी इंडिया इसका चेयरमैन बन गया है, दैट इज़ वाई। आगे बढ़ते हैं साइंस एंड टेक पे। इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर इन्वायरमेंटल रिएक्टर, तो हम एक मेजर इंटरनेशनल लेवल पे एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च एंड इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट लगा रहे हैं जो कि डेमोन्स्ट्रेट करेगा, जिसका मेन उद्देश्य क्या है, डेमोन्स्ट्रेट कराना क्या फिजिबिलिटी है न्यूक्लियर फ्यूजन की एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब कि क्या क्षमता है अगर हम न्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं तो कितना हम एनर्जी उससे जनरेट कर सकते हैं। एक तरीके का एक्सपेरिमेंट है इसका मेन। इसमें हम क्या करेंगे, रेप्लिकेट डुप्लीकेट करने की कोशिश करेंगे, जैसा फ्यूजन हमारे सन में एंड स्टार्स में हो रहा है ना, तो वैसे हम इसमें कराएंगे और एनर्जी क्रिएट करेंगे। 33 इसमें यूरोपियन कंट्रीज है, जिसमें से आप देखोगे तो दैट इज़ यूएस भी है, रशिया भी है, मेन आप देखोगे चाइना, इंडिया, फ्रांस, ईयू, साउथ कोरिया, जापान, कहीं भी पीछे नहीं रहने वाले सब है, इंडिया भी पार्ट है, ध्यान रखना। वर्ल्ड का लार्जेस्ट हमने टोटा मार्क को इसके लिए यूज़ करा है, तोता मार्क जो भी कहते हैं उसको। अब फ्यूजन होता क्या, फ्यूजन का मतलब है एनर्जी सोर्स ऑफ बेसिकली सन एंड स्टार्स में फ्यूजन होता है, जो भी हमारे गैसेज हैं उनका। ट्रेमेंडस हीट एंड ग्रेविटी जो कोर में होती है, उससे जो हाइड्रोजन न्यूक्लियर वो कोलाइड करते हैं, मतलब आपस में ऐसे कोलाइड कर रहे हैं, देखो 1 2 3 आपस में कोलाइड करेंगे, फ्यूज़ करेंगे टू हैवियर हीलियम एटम जो भारी है उसके अंदर, और भारी से एक एटम बनाएंगे, रिलीज़ करेंगे ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, और इससे क्या होगा, रिलीज़ होगी एनर्जी। तो ये होता है, इसमें डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि कैसे हम ट्रीटियम एंड लीथियम का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा भी हम यूज़, ये मतलब इस तरह का प्रोजेक्ट टाइप है। मियसलेस एक वायरल रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, ज़्यादातर आपको बच्चों में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये स्प्रेड होता है कफिंग, स्नीजिंग, क्लोज कांटेक्ट या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट के साथ, मतलब जैसे कि जुकाम फैलता है ना, कुछ ऐसा ही है, कोल्ड लाइक सिम्टम्स भी इसके हैं। ठीक है, लेकिन रैशेज़ वगैरह भी इसमें आ जाते हैं। प्रिवेंशन आप वैक्सीनेशन वगैरह करा सकते हो उसका, और इंडियाज़ यूनिवर्सल इम्यूनलाइजेशन प्रोग्राम में भी है, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, इसका ध्यान रखना। तो इफेक्ट चिल्ड्रन को कर रहा है, वायरल रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक करेगा, और कोल्ड लाइक सिम्टम्स इसके होते हैं। सुडान वायरस डिजीज़, तो ये भी एक हमारा वायरल ऐसा डिजीज़ है, सेम फैमिली से इबोला वायरस बिलोंग करता है, उसी से करता है।
इट भी ट्रांसमिट होता है डायरेक्ट कांटेक्ट या फिर ब्लड या फिर बॉडीली फ्लूइड्स के साथ। इसके भी सिम्टम्स वही हैं, फीवर, एक्केज कॉमन है ना, फिटीग हो जाएगा, डायरिया, वॉमिटिंग, अनएक्सप्लेन्ड ब्लीडिंग वगैरह भी इसमें हो रही है। ट्रीटमेंट के लिए कोई लाइसेंस वैक्सीन तो नहीं है और स्पेसिफिक एंटी वायरल ट्रीटमेंट भी नहीं है। इबोला वायरल जो डिजीज़ था ये भी हमारा ऐसा ही था कि ऑफन आपको फेटल इलनेस हो जाया करती थी। सबसे पहले कॉन्गो में आता है ना। फिर ट्रांसमिट ये भी हमारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू होता है और वैक्सीन इसके लिए आज के टाइम पे अवेलेबल है, लेकिन इसके लिए नहीं है ना, नया डिजीज़ है। बिकॉज लंपी स्किन डिजीज़, सो जनरली ये कॉज हुआ है लंपी स्किन डिजीज़ वायरस के कारण। ये तीनों हमने डिजीज़ देखे वायरस के कारण ही हो रहे हैं। स्मॉल पॉक्स एंड मंकी पॉक्स जो वायरस जिस कैटेगरी से जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये भी सेम उसी फैमिली से बिलोंग करता है। ये वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है, मतलब किसी जैसे कि कोई वायरस था किसी पर्सन को हुआ, मतलब वेक्टर को हुआ, एंड वेक्टर से मॉस्किटो वगैरह से उसके बाद इस जानवर को होता है। ये यूजुअली होस्ट करता है एनिमल्स लाइक काउज एंड वाटर बफेलोज को। ये डिजीज़ ह्यूमंस में नहीं स्प्रेड हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ये स्प्रेड होता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से या फिर थ्रू कंटेमिनेटेड फूड या वाटर से। ये स्प्रेड कर सकता है थ्रू एनिमल सीमन के थ्रू भी। स्किन पे ना छोटे छोटे ऐसे नोड्यूल्स आ जाते हैं ना, इसकी वीडियो भी दिखी होगी काफ़ी, राउंड शेप के, रेजिंग अबव द स्किन, एंड यूजुअली 2 दिन बाद आते हैं जब फीवर होता है। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन वैक्सीनेशन ऑफकोर्स आ चुकी है जिसके तहत हम कंट्रोल एंड प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर मूवमेंट को हम क्वारंटाइन कर दें, वैक्सीनेशन स्लॉटर कैंपेन करें। अभी न्यूज़ में इस वजह से बिकॉज जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड एंड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है उसने अप्रूव करा है बायो लंपी वैक्सीन को एज अ वैक्सीन फॉर लंपी स्किन डिजीज़ इन कैटल एंड बफेलो के लिए। अभी हमारा क्या होता है, दैट इज़ अ सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल एंड ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट के थ्रू बनी थी। स्टैट्यूटरी बॉडी है ऑफकोर्स, रिस्पॉन्सिबल है, ड्रग को अप्रूव करती है, कंडक्ट कराती है क्लिनिकल ट्रायल्स को, लेइंग डाउन करती है ड्रग के स्टैंडर्ड को, क्वालिटी कंट्रोल लगाती है इंपोर्टेड ड्रग्स पे। कार्ड्स टी सेल थेरेपी, इसका बैकग्राउंड ये है, देखिए 3 मेजर फॉर्म है अगर आपको कैंसर को ट्रीट करना है। तो पहला है सर्जरी, दूसरा है रेडियोथेरेपी जिसमें आप रेडिएशंस आपके थ्रू भेज जाएंगे, सिस्टमेटिक थेरेपी बाहर से आपके अंदर कुछ मेडिसिन डाली जाएंगी। सिस्टमेटिक थेरेपी में काफ़ी एडवांसेस भी हुए हैं। सिस्टमेटिक थेरेपी अर्लीस्ट फॉर्म जो थी वो थे हमारे कीमोथेरेपी, जब में मॉडेस्ट रिस्पॉन्स रेट हुआ करता था, लेकिन साइड इफ़ेक्ट इसके काफ़ी हुआ करते थे। फिर हमारा और रिवोल्यूशन होता है तो टारगेटेड एजेंट्स लाइक हम इम्यूनोथेरेपी ले आते हैं, लेकिन इसके भी कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स थे और इफेक्टिव ओनली अगेंस्ट ट्यूमर्स था दैट एक्सप्रेसेस दीज टारगेट्स। अब कार टी सेल्स क्या है, बेसिकली हम क्या करेंगे, अनलाइक कीमोथेरेपी या फिर इम्यूनोथेरेपी, आप यहाँ पे कोई इंजेक्ट या नहीं ओरल मेडिकेशन दवाई बाहर से नहीं डालोगे अंदर, बल्कि आप यूज़ करोगे पेशेंट की खुद की सेल को, उसको मॉडिफाई करोगे लेबोरेटरी में ले जाके एंड एक्टिव करोगे टी सेल्स के कंपोनेंट इम्यून सेल्स का एक पार्ट है, जिससे कि वो फर्दर अटैक करे उस ट्यूमर को। जो मॉडिफाइड सेल्स हुआ होंगे उनको आप दोबारा से इन्फ्यूज़ कर दोगे बैक इनटू द पेशेंट के ब्लड स्ट्रीम में। इससे क्या होगा कि एक्टिव पेशेंट का इम्यून सिस्टम अगेंस्ट हो जाएगा, मतलब एक्टिव हो जाएगा पेशेंट का इम्यून सिस्टम अगेंस्ट द कैंसर सेल्स एंड मतलब उनको मारेगा। इसको हम लिविंग ड्रग्स भी कहते हैं। तो देख सकते हो फोटो के थ्रू, तो सबसे पहले रिमूव ब्लड किया गया फ्रॉम द पेशेंट टू गेट द टी सेल्स। टी सेल्स जब हमने लिए उसके बाद हमने कार्टी सेल्स, मतलब उनमें कार्टी सेल्स, टी सेल्स बॉडी में होते हैं और कार्टी सेल्स जब उनमें हम कुछ इंसर्ट कर रहे हैं जीन्स वगैरह को, उसके बाद हमने उनको मिलियंस में ग्रो करा, उसके बाद हमने उसको बाद में इन्फ्यूज़ कर दिया पर्सन के अंदर ही। उससे ये क्या हुआ कि जो कार्टी सेल्स है वो किल करना शुरू कर देते हैं हमारे कैंसर सेल्स को। बेसिक चीज़ है। तो ये कंसिस्टेंट है, ज़्यादा रिलायबल भी है बाकी तरीक़ों से, रिस्पॉन्सिव रेट भी काफ़ी अच्छा रहता है इसका, एंड पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट खैर हो सकते हैं, हमें एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन ऑफकोर्स इसमें चैलेंज है कि कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा, इतना ईजी नहीं है करना। आगे आ जाते हैं जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट पे। बेसिकली इसमें क्या करें, मैप करेंगे इंडिया की जेनेटिक डाइवर्सिटी को बाय सीक्वेंसिंग 10,000 ह्यूमन जीनोम्स फ्रॉम डाइवर्स एथनिक ग्रुप्स। अलग अलग एथनिक ग्रुप से हम जीन्स लेंगे और उनको हम उनकी मतलब सीक्वेंसिंग करेंगे। सीक्वेंसिंग का मतलब क्या होता है, एक टेक्निक जिससे हम डिटरमाइन करते हैं कंप्लीट डीएनए का सीक्वेंस, एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा क्या है डीएनए का। जीनोम क्या है, जीनोम अपने आप में कंप्लीट सेट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड जेनेटिक मटेरियल है, मतलब ये जीनोम है। इस जीनोम के अंदर जीन्स होता है, जीन्स के अंदर डीएनए होता है, ठीक है। इसको सीक्वेंसिंग, इस पैटर्न को समझना, इसके पैटर्न को, इसके ढांचे को समझना, आइडेंटिफाई करना कि किस ऑर्डर में ये चीज़ें हैं, एक कॉम्प्रिहेंसिव मैप तैयार करना ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का, इसको जीनोम सीक्वेंसिंग कहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है कि सबसे पहले तो मैपिंग करेंगे, दूसरी बात अंडरस्टैंड कर पाएंगे डिजीज़ सस्पेक्टिबिलिटी, मतलब किसी अगर पर्सन कोई डिजीज़ है तो क्यों है, स्पेशली जो जेनेटिक डिजीज़ हैं। दूसरा हम पर्सनलाइज कर पाएंगे प्रिसिशन मेडिसिन,
मतलब हम पर्सनलाइज उस पर्सन से रिगार्डिंग, बिकॉज उसका जीन ऐसा, तो उसके रिगार्डिंग मेडिसिन तैयार कर पाएंगे जो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी, एंड आइडेंटिफाई कर पाएंगे नोवल जेनेटिक वेरिएंट्स को भी, कि सबसे अच्छे मतलब जो अच्छे जीन्स हैं, मतलब उस एक पर्टिकुलर कैटेगरी या एथनिक ग्रुप में कौन से अच्छे जीन्स हैं, ठीक है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, सो एडवांस न्यूक्लियर रिएक्टर्स जो है जिनकी कैपेसिटी 300 मेगावाट रहेगी पर यूनिट, जो कि 1/3 ऑफ दी ट्रेडिशनल है, उनको इस्टेब्लिश करने की बात की गई है। ये स्मॉल होते हैं साइज़ में, ठीक है, एंड रिएक्टर हैं तो हार्नेस करेंगे न्यूक्लियर फिजन को। फिजन का मतलब क्या होता है, एक पार्टिकल अलग अलग टुकड़ों में जब टूटता है तो उसको फिजन कहते हैं। फ्यूजन में अभी बढ़ गया है, फ्यूजन मतलब जो बहुत सारे एटम्स कोलाइड करते हैं। एडवांटेजेस क्या है इनका स्मॉल का, लेस स्पेस चाहिए, लेस वाटर चाहिए, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी है, कहीं भी आप लगा सकते हो उनको। इवन आप उनको सेवरल ब्राउन फील्ड मतलब पुरानी जगहों पे भी लगा सकते हो। लो इनमें इनरिच्ड यूरेनियम की भी ज़्यादा महंगी ज़रूरत नहीं होती, एंड कैन बी प्रोड्यूस इन सीरीज़ में, एंड यहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ कोर्स कम आती है ना, इकोनॉमिक वे में भी अच्छा है, ठीक है, बेसिक चीज़ है। अभी रशिया एंड चाइना ने तो अपना जो है लगा रखा है, बाकी यूएस, यूके, कनाडा, जापान, साउथ कोरिया सारे जो है एक्टिवली इस पर वर्क कर रहे हैं, और इंडिया का भी टारगेट है कि हम भी लगा पाएँ, ठीक है। आगे बात करते हैं राइनोज। एक फंडामेंटल एक एलिमेंट्री ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनके पास जीरो चार्ज होता है, जीरो साइज होता है, ऑलमोस्ट जीरो मास होता है, ऑलमोस्ट जीरो इंटरेक्शन, ना इंटरेक्ट कर रहे हैं, ना कोई चार्ज है, ना कोई मास है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट पार्टिकल्स हैं हमारे यूनिवर्स में, एंड बहुत सारे प्रोसेसेस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं। जैसे कि लो एनर्जी अगर है तो हमारे न्यूक्लियर फिजन के कारण भी हो सकते हैं, हाई एनर्जी हमारे कोई बड़ा कोई कोलिजन हो गया तो उसकी वजह से होते हैं, जैसे कि ब्लैक होल वगैरह बनना। ये आते हैं हमारे नियरली जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट की तरह ही, ठीक है। और ऐसा होता है कि हमारी बॉडी में से भी इवन थाउजेंड्स, है ना, थाउजेंड्स नहीं ट्रिलियन न्यूट्रॉन्स सेकेंड्स में पास हो रहे हैं। इनको हम गोस्ट पार्टिकल्स भी कह रहे हैं, क्योंकि कुछ भी नहीं है इनका खुद का, इंटरेक्ट करते ही नहीं है, और उनको डिटेक्ट करना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। अभी रिसेंटली हुआ क्या, एक न्यूज़ आई थी, एक जो हमारे एस्ट्रोफिजिस्ट हैं उन्होंने ऑब्जर्व करा है मोस्ट एनर्जेटिक न्यूट्रिनो एवर, जो कि हमारे डिस्टेंट गैलेक्सी से बहुत दूर से आया है, ठीक है। इसको हमने क्यूबिक को हम 3 से रिप्रेजेंट करते हैं, किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप से दिखा है, ठीक है, दैट इज़ इसको ऐसा कह रहे हैं। एक हमारा यूरोपियन डीप सी रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि हमारे मेडिटेरियन सी में है और डिज़ाइन किया गया है टू डिटेक्ट एंड स्टडी करने के लिए इन सारे न्यूट्रियॉन्स को ही, तो टेलीस्कोप पर ध्यान रखना। अदर नोटेबल टॉपिक्स, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, एडवांस जीनोम सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी अलाउ करती है रैपिड एंड हाई थ्रू आउट सीक्वेंसिंग डीएनए का। एडवांस जीनोमिक सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी मतलब और ज़्यादा रैपिड तरीके से, और ज़्यादा हाई तरीके से, और ज़्यादा क्लियर तरीके से, फास्टर, चीपर एंड ज़्यादा एक्यूरेट तरीके से हम जीनोम सीक्वेंसिंग को कर पाएंगे, इससे रिगार्डिंग ये बात करता है। सैटर्न की बात करूँ तो ये हमारा 6th प्लैनेट है, पता है, सेकंड लार्जेस्ट भी है, मोस्टली आपको पता है हाइड्रोजन हीलियम का बना है, और ओनली प्लैनेट है जिसकी एवरेज डेंसिटी लेस देन वाटर है। मतलब इतना ज़्यादा, ये देख सकते हो, पानी की तो कुछ डेंसिटी नहीं होती ना, उससे भी कम इसकी डेंसिटी है। 146 मून से टाइटन सबसे बड़ा है, टाइटन की वॉचेस भी वगैरह भी आती है ना। रिंग्स ऑफ सैटर्न आपको पता है कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड, इन सारी चीज़ों से बनी हुई हैं। बहुत सारे मिशन हमने करे हैं सैटर्न की तरफ, नासा ने एक्चुअली। पायोनर, वोगागर एंड कासिनी, इन तीनों का याद रख लेना है। वोगागर हमारा 1 और 2 है, दैट इज़ वाई 2 हो गए ना। पायोनर, वोयागर एंड कासिनी, ये इंपॉर्टेंट है, हो जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। पॉलिटी पे आते हैं, जोनल काउंसिल। सबसे पहले समझते हैं कंपोजिशन। तो हमारे यहाँ पे 5 जोनल काउंसिल हैं, जिसको हमने स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू किया था। तो पूछ लेंगे कौन से एक्ट के थ्रू किया था, तो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू किया था। 5 में नॉर्थ है, सेंट्रल है, ईस्टर्न है, वेस्टर्न है, साउदर्न है। इसमें मैप को देख लेना एक बार। तो ईस्टर्न कौन से हैं, सेंट्रल कौन सा है, उधर से उत्तराखंड सेंटर में आ रहा है ना, उत्तर प्रदेश सेंटर में आ रहा है, ध्यान रखना। राजस्थान वहीं पे वेस्टर्न में ना के कहाँ पे आ रहा है, राजस्थान नॉर्दर्न में आ रहा है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से काउंसिल्स हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ये हमारे इंक्लूडेड नहीं है जोनल काउंसिल्स में, इनके लिए सेपरेट हमने काउंसिल लगाई थी, दैट इज़ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल एक्ट के थ्रू। स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। इन सारे जो भी है काउंसिल्स हैं, इनमें चेयरमैन होता है यूनियन होम मिनिस्टर, वाइस चेयरमैन होता है स्टेट का सीएम, रोटेशन वाइज। स्टेट में से सीएम आता है और 2 और बंदे आते हैं जिसको गवर्नर नॉमिनेट करता है, एंड 2 मेंबर्स यूटीज़ में से भी आते हैं। तो कंपोजिशन को लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो अभी रिसेंटली न्यूज़ क्या है कि न्यू इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट किया गया है।
जनरली हमारे जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करते हैं हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, इलेक्शन कमिश्नर्स को 6 साल के लिए, 65 साल के लिए, विच एवर अर्लियर जो भी है। अपॉइंटमेंट की अगर मैं बात करूं तो हमने अभी एक्ट पास किया था इससे रिगार्डिंग कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उनको अपॉइंट प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन किसके रिकमेंडेशन पे? एक सिलेक्शन कमेटी की रिकमेंडेशन पे। उसमें प्राइम मिनिस्टर, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन होगा। ध्यान रखना यार, एक कैबिनेट मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर नहीं है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, मैंने गलती से लिख दिया कैबिनेट मिनिस्टर है। पहले कैसे अपॉइंट होता था? तो पहले कोई डिफाइंड सिलेक्शन प्रोसेस तो था ही नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में तो है ही नहीं। तो एज अ रिजल्ट जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करते थे ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे। सुप्रीम कोर्ट स्टेटमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने फिर बोला कि ये चीज़ गलत है, तो उन्होंने बोला कि प्रेसिडेंट जो है वो रिकमेंडेशन लेंगे सिलेक्शन कमेटी, और सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होगा? पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड सीजीआई होगा। लेकिन उसके बाद हमें एक्ट ले आते हैं, मतलब पूरी कहानी देखें तो सिलेक्शन पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोल देते थे प्रेसिडेंट को, उसको कर देते था। अब प्रेसिडेंट सीजीआई प्लस ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला, लीडर ऑफ अपोजिशन और पीएम जिसको बोलेगा वो प्रेसिडेंट उसको कर देगा। लेकिन फिर हम एक्ट ले आए, उसने बोला कि प्रेसिडेंट जो कैबिनेट, पीएम एंड लीडर ऑफ अपोजिशन बोलेगा उसको कर देगा। रिमूवल की बात करें तो सिंपल है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आपको पता है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, उसको रिमूव सेम ग्राउंड पे किया जा सकता है जैसे कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स भी हैं हमारे यहाँ पे, इनको कैन नॉट बी रिमूव नहीं किया जा सकता फ्रॉम द ऑफिस एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सीईसी। आर्ट एंड कल्चर, सबसे पहला है संत रविदास। संत रविदास एक हमारे क्या है, सोशल रिफॉर्मर है, रहे हैं भक्ति मूवमेंट के। ये हमारे लेट 14th सेंचुरी में यूपी के रहने वाले थे, बिलोंग करते थे एक फैमिली ऑफ लेदर वर्कर्स, मतलब नीचे ही कास्ट से बिलोंग करते थे। एंड एम्फोसाइज इन्होंने काफ़ी करा कि भक्ति लहो एंड इक्वलिटी के बारे में, सोशल हार्मनी की बात कर रहे थे, और ये बात कर रहे थे कि जो भी रिचुअलिज्म है उस पर मत ध्यान दो, और जो कास्ट एंड सोशल हायरार्की है इसके काफ़ी अगेंस्ट थे। इनकी एक स्टूडेंट थी फेमस, मीराबाई इनकी स्टूडेंट थी। ठीक है, मीराबाई के गुरु थे। रविदास के बहुत सारे डिविजनल सॉन्ग्स भी हैं, उनको गुरु ग्रंथ साहिब में इंक्लूड भी किया गया है। न्यूज़ में इनके बर्थ एनिवर्सरी के सेलिब्रेशन के कारण से थे। और स्टेट एम्बल ऑफ इंडिया, आपको पता है कि स्टेट एम्बल हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है? दैट इज़ फ्रॉम द लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका, सारनाथ। तो सारनाथ में एक पिलर है, उसके ऊपर ऐसा तरीके से ये था, उसे उन्हें अडॉप्ट कराए। 3 लॉयंस विजिबल है, आपको पता ही है, डेकोरेट विद द स्कल्पचर, और नीचे आपको डेकोरेशन मिलेगी, कहीं पे एलिफेंट है, कहीं पे हॉर्स है, कहीं पे बुल है, कहीं पे लॉयन, और बीच बीच में धर्म चक्रा भी लगाया गया है। बिलो द एम्बल एक मोटो भी रहता है, सत्यम जीतेगा, मतलब ट्रुथ अलोन। इसका जो मोटो है उसको मुंडका उपनिषद से लिखा गया, तो ध्यान रखना, मुंडका उपनिषद। ठीक है। यूज़ ऑफ स्टेट एज एम्बल को काफ़ी रिस्ट्रिक्ट किया गया है अभी न्यूज़ में, इस वजह से बिकॉज होम मिनिस्ट्री बोली थी स्टेट गवर्नमेंट को कि प्रिवेंट करो मिसयूज एंड इम्प्रॉपर डिपिक्शन, कि गलत तरीके से इसको इस्तेमाल करना ही नहीं, ऊपर से इम्प्रॉपर डिपिक्शन मत दिखाओ, गलत तरीके से मत दिखाओ उसको, विदाउट सत्यमेव जीते कि लोगों की बिला नहीं दिखाना है, मतलब इस तरीके से। फोर्ट विलियम हिस्टोरिक ब्रिटिश फोर्ट लोकेटेड हमारा कोलकाता में है, ऑन द ईस्टर्न बैंक ऑफ द हुगली रिवर के। आपको पता है इसकी हिस्ट्री तो हमें पता ही है। आज के टाइम पे इसको हेडक्वार्टर ऑफ द ईस्टर्न कमांड ऑफ द इंडियन आर्मी की तरह हम इसको यूज़ करते हैं। फोटो देख सकते हो, दिस इज़ अ फोर्ट विलियम। ऐसा अच्छा है, सुंदर लग रहा है, ऐसा जो आता है ना। फोर्ट विलियम को हमने रीनेम कर दिया आज के टाइम पे, इसका नाम विजय दुर्ग कर दिया है। विजय दुर्ग हमारा ओल्डेस्ट फोर्ट था, जो कि हमारे एक कोस्ट पे था महाराष्ट्र की, और नेवल बेस था यहाँ पे मराठास का, तो उसके बेसिस पे विजय दुर्ग इसका नाम कर दिया। ठीक है। नेशनल मिशन ऑन कल्चरल मैपिंग, सो प्रिजर्व करने के लिए, प्रमोट करने के लिए इंडिया की रिच कल्चरल हेरिटेज को, इसको इम्प्लीमेंट किया गया है बाय द इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट करके। ये डॉक्यूमेंट करता है इंडिया की कल्चरल हेरिटेज एंड पोटेंशियल टू रीवाइटलाइज रूरल इकोनॉमीज। मतलब कोई जगह अगर कोई चीज़, कोई फेमस, कोई आर्ट, कोई स्किल एक जगह की फेमस है, तो उसको रजिस्टर करना, उसके बारे में डाटा बनाना, उसके बारे में मैपिंग करना, और उस चीज़ को प्रमोट करना, सो दैट रूरल इकोनॉमीज भी बेटर हो। मेरी गाँव मेरा धरोहर पोर्टल इसके तहत ही बनाया गया था। ये भी डॉक्यूमेंट करता है कल्चरल हेरिटेज को, काफ़ी को किया भी है। रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस, सबसे पहला एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2014 है। ये सिटीजन लेड सर्वे था, मतलब लोगों से जाके पूछा गया, एंड एस्टिमेट लगाया गया कि चिल्ड्रन की स्कूलिंग एंड लर्निंग का लेवल कैसा है रूरल इंडिया में। चिल्ड्रन में 5 से 16 साल के बच्चों को लिया गया गाँव के। हाउस होल्ड बेस्ड था रेदर देन स्कूल बेस्ड, मतलब स्कूल से जाके नहीं पूछा है, नॉर्मल घरों में जाके पूछा है। कंडक्ट किसने कराया था सर्वे? ACR सेंटर एंड फैसिलिटेटेड बाय प्रथम नेटवर्क।
ACERT। न्यूज़ में क्यों रिसेंटली रिलीज़ हुआ है, हाईलाइट क्या बताता है, बताता है कि हाँ भाई चाइल्डहुड एजुकेशन इन्वॉल्वमेंट बड़ी है, आंगनवाड़ी सेंटर्स ने काफ़ी अच्छा योगदान दिया है, एंड ओवरऑल जो हमारी स्कूल इन्वॉल्वमेंट है वो भी अच्छा है। लेकिन आप देखोगे तो लिटरेसी में अगर आप देखोगे तो बच्चे तो स्कूल आ रहे हैं, लेकिन आप देखो क्लास 5th के बच्चे सिर्फ 44% है जो अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। तो बहुत डाउटफुल चीज़ है ये चीज़ में, ठीक है। डिवोल्यूशन इंडेक्स, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज़ करा है मेक रैंकिंग करने के लिए पंचायती राज सिस्टम स्टेट्स में कैसा चल रहा है। ये रिपोर्ट का जो टाइटल है दैट इज़ द स्टेटस ऑफ डिवोल्यूशन टू पंचायत इन स्टेट। इसके मेन की डायमेंशन इसमें देखो 4F ऐसे याद रखेंगे, 4F, फ्रेमवर्क, फंक्शन, फंक्शन कौन करेगा, फंक्शनरीज एंड फाइनेंस। फ्रेमवर्क ढांचा, अब ढांचा है तो उस पर कोई फंक्शन करेगा, फंक्शन कौन करेगा, फंक्शनरीज, और उसके लिए क्या चाहिए, फाइनेंस चाहिए। तो ऐसे याद रख लेते हैं। कैपेसिटी एनहांसमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी, जिसमें कर्नाटका में सबसे पहली रैंक आई है, उसके बाद केरला, देन तमिलनाडु में। तो साउथ की स्टेट्स हैं जिन्होंने अच्छा किया, बिहार एंड जो नॉर्थ वेस्ट की हिली स्टेट्स उन्होंने मॉडरेट परफॉर्म किया। अब ज़्यादा हम इसके डिटेल में नहीं घुसेंगे तो छोड़ दे सकते हो। आगे बात करते हैं आशा वर्कर्स की। एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट हैं, ये वॉल्टियर्स हैं फ्रॉम विद इन द कम्युनिटी के अंदर से ही, जो ट्रेन करते हैं, जिनको ट्रेन किया जाता है, जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन देते हैं एंड मदद करते हैं लोगों को असेस करने में बेनिफिट्स ऑफ वेरियस हेल्थ केयर स्कीम्स की। एक तरीके से ब्रिज का काम करते हैं मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़, जिन लोगों के पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, उन फैसिलिटीज़ के साथ उनको बेसिक फैसिलिटीज़ इसलिए प्रोवाइड कराते हैं। अंडर द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत ये आते हैं। प्राइमरीली जो वुमेन होती है मैरिड, विडोड या डाइवोर्स, उनको यहाँ पे लिया जाता है, जिन्होंने एटलीस्ट 10th पास कर रखी हो। व्हाट डू आशा वर्कर्स क्या करती हैं, तो डोर टू डोर जाती हैं, अवेयरनेस क्रिएट करती हैं, बेसिक न्यूट्रिशन, हाइजीन, हेल्थ सर्विसेज के बारे में, कोई गवर्नमेंट की स्कीम्स है इसके रिगार्डिंग, एंड बेसिक मेडिसिन एंड थेरेपीज़ भी बताती हैं, एज वेल एज स्क्रीनिंग भी करती हैं इन्फेक्शंस का, कितना इन्फेक्शन फैल पाया इस तरीके से। अभी न्यूज़ में क्यों है, आशा वर्कर्स केरला, इन्होंने बोला कि हमें थोड़ा सा होनरियम एंड रिटायरमेंट बेनिफिट दो, होनर करो मतलब में थोड़ी इज्जत दो भाई, इस तरीके से। इन्होंने एक अवार्ड भी जीता हुआ है, तो ये ध्यान रखना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की लीडर अवार्ड। यूथनेशिया, ये होता है मर्सी किलिंग, मतलब दया में किसी को मार देना, इंटेंशनली एंड कर देना पर्सन की लाइफ टू एलिवेट इनरेक्टेबल सफरिंग, मतलब कोई पर्सन सफ़र कर रहा है तो उसकी सफरिंग से उसको छुड़ा देना। ब्रॉडली 2 टाइप का होता है, एक्टिव डायरेक्ट एक्शन लेके कोई इंजेक्शन, गोली मार देना, कुछ भी ऐसे। पैसिव का मतलब होता है कि सपोर्ट को विड्रॉ करा लेना बस। इंडिया में आप पैसिव को यूज़ कर सकते हो, वो भी लीगली परमिसेबल है, लेकिन वो भी स्पेसिफिक कंडीशंस। प्लेसेस इन न्यूज़, सबसे पहला है कोसोवो। कोसोवो इज़ अ कंट्री है, स्मॉल लैंडलॉक नेशन, साउथ ईस्ट एशिया में, यूरोप में, सॉरी ये बॉर्डर कर ली है इसको मॉन्टीनिग्रो देख सकते हो यहाँ पे, सर्बिया ऊपर, नीचे नॉर्थ मैकेडोनिया, ऊपर अल्बेनिया, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना इसको, यहाँ पे इलेक्शंस हुए हैं, दैट इज़ वाई हमारी न्यूज़ में है। सर्बिया जो है इसको रिकॉग्नाइज नहीं करती अलग कंट्री, बिकॉज इसका डिस्प्यूट है इसके साथ, खैर। नाउ मेल्टिंग आर्कटिक ग्लेशियर्स आर अ सोर्स ऑफ मीथेन एमिशंस, बेसिक चीज़ है कि जो हमारी, आपको पता है जो आइस है वो मीथेन को कैप्चर करती है, अब आइस पिघलेगी तो मीथेन रिलीज़ होगा, तो एक तरीके से बोल रहा है कि आर्कटिक ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट हो रहे हैं, तो एक तरह से मीथेन को एमिशन कर रहे हैं। और मीथेन आपको पता है 80 टाइम्स मोर वार्मर देन कार्बन डाइऑक्साइड होती है, एंड प्राइमरी कॉन्ट्रीब्यूटर टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड लेवल ओजोन को लिए भी काफ़ी ये कंट्रीब्यूट करती है। इंडियाज़ फर्स्ट इंडिजिनस बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट हमने एम्स में लगाया है, नाम का रखा है इसका सरजा नाम, सरजा नाम। इसको डेवलप CSIR ने किया था। ये डिसइन्फेक्ट करती है पैथोजेनिक बायोमेडिकल वेस्ट को, और उसे न्यूट्रलाइज करती है जो भी गंदा बदबू आ रही है कहीं से। नैनो बबल टेक्नोलॉजी एक मेथड है वाटर की ट्रीटमेंट का, जिसमें आप यूज़ करोगे टाइनी बबल्स को, ठीक है। वाटर ट्रीटमेंट मतलब वाटर को, जैसे कि उसके अंदर से कंटेमिनेट्स को हटाना, ज़्यादा ऑक्सीजन कंटेंट उसमें डिज़ोल्व हो, रिमूव हो पाए जो भी एल्गी है एक्स्ट्रा, इम्प्रूव हो पाए प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर सुटेबल फॉर एक्वेटिक एलिमेंट्स। चंगपा नोमैड्स सेमी नोमैडिक तिब्बतन कम्युनिटी है, ये हमारी साउथ ईस्टर्न लद्दाख में रहती है, पेस्ट्रोलिस्ट है, याक शीप्स को, गॉड्स को घुमाते हैं, एंड गॉड्स से ही पश्मीना शॉल भी लेते हैं, वुल, जिससे शॉल बनती है आगे। चांगरा गॉड्स भी हम इसको कहते हैं, चांगरा।
एक्सट्रीमोफाइल्स, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो थ्राइव करते हैं हार्श कंडीशंस में भी, चाहे कितना ही गर्मी हो चाहे कितनी ठंडी हो। उनको जनरली कौन होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं। बायोहाइड्रोजन मतलब फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस, जिसको कैसे प्रोड्यूस करा है, बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू। ये कन्वर्ट करता है बायोगैस को हाइड्रोजन में, हम ये भी कह सकते हैं। ये काफ़ी रिन्यूएबल एनर्जी का एक सोर्स है एंड क्लीन कंबस्शन एंड प्रोड्यूस करता है सिर्फ और सिर्फ बाई प्रोडक्ट में वाटर को। तो दैट इज़ वाई अच्छा है, मतलब अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव है, ध्यान रखना है इस चीज़ का। साइक्लोन 2025 एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज थी इंडिया एंड इजिप्ट के बीच में। 100 गीगावाट सोलर पावर, तो इंडिया ने अचीव कर लिया है हमारा जो टारगेट था कि इंस्टॉल कराना है सोलर पावर कैपेसिटी इतने की। एक्साइज एक्यूवेरियन, देखो इसको याद करने का तरीका आता है, एक्यूवेरियन को याद रखें, एक्वेरियम। एक्वेरियम क्या होता है, जहाँ पे सिर्फ पानी का वो नहीं होता, पानी होती है, मछली रखी जाती है, तो उसे याद रखो कि जो कंट्री हुई है समुद्र में हुई, तो मालदीव एंड इंडियन आर्मी की ये हुई है, ठीक है। एक्साइज है, एक्साइज धर्म गार्जियन। अब इसको याद रखने का तरीका देखो, धर्म कौन में बात करता था, बुद्धा बात करता था धर्म की, और बुद्धिज्म जापान में भी फॉलो होता है, तो जापान एंड इंडिया, बेसिक चीज़। दैट इज़ इट, वी हैव डन, आई थिंक, या वी हैव डन द